हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। ईरान का बड़ा मिसाइल हमला, सऊदी अड्डे पर अमेरिकी फिजाइया के 5 तैयारे तबाह। मशरक़ी वस्ता में जारी ईरान इसराइल जंग के दौरान खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के एक मिसाइल हमले में सऊदी अरब के अहम फौजी अड्डे प्रिंस सुल्तान एयरबेस को निशाना बनाया गया, जहां तैनात अमेरिकी फिजाइया के कम अज़ कम 5 रिफ्यूलिंग टैंकर तैयारों को नुकसान पहुंचा है। इत्तलात के मुताबिक ये तैयारे उस वक्त बेस पर मौजूद थे जब मिसाइल हमला हुआ। हमले के नतीजे में तैयारों को नुकसान जरूर पहुंचा, ताहम वो मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हुए और इन्हें मरम्मत के लिए मुंतकिल किया जा रहा है। इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। अमेरिकी जंगी जहाज अब्राहम लिंकन पर हमला करने ईरान का दावा। ईरान ने दावा किया है कि इसने अमेरिकी तैयारा बरदार जंगी जहाज USS अब्राहम लिंकन पर हमला किया। ईरान के मुताबिक इसके बैलिस्टिक मिसाइल इस जंगी जहाज से टकरा गए, जिसके नतीजे में वो गैर फाइल हो गया और खलीजी समंदर से पीछे हट गया। ताहम अमेरिका ने इस दावे को मुस्तरद कर दिया है और यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान जारी करके ईरान के दावों की तरदीद की है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक ईरानी कश्ती अब्राहम लिंकन के बहुत करीब आ गई थी। इसे देखकर अमेरिकी अफवाज ने फायरिंग की। ताहम इस वाक़े में अमेरिकी जहाज को नुकसान पहुंचा या नहीं, इस बारे में कोई वाज़ेह मालूमात नहीं दी गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के साथ जंग शुरू होने से पहले ट्रंप की क़यादत में अमेरिकी अफवाज ने इस जहाज को साउथ चाइना सी से वेस्ट एशिया मुंतकिल किया था। इस तैयारा बरदार जहाज पर 8 स्क्वाड्रन जंगी तैयारे मौजूद हैं। यह पहला मौका नहीं है जब ईरान ने अब्राहम लिंकन पर हमले का दावा किया हो। जंग शुरू होने के 3 दिन बाद भी ईरान ने 4 मिसाइलों से हमला करने का दावा किया था, जिससे काफ़ी हलचल मच गई थी। ताहम उस वक्त भी अमेरिका ने इस दावे को मुस्तरद कर दिया था। बहरीन के मुताबिक अगरचे ईरान के पास बड़ी तादाद में हाइपर स्विंग और जहाज शिकन मिसाइल मौजूद है, लेकिन अमेरिकी तैयारा बरदार जहाज को निशाना बनाना तकरीबन नामुमकिन समझा जाता है। तैयारा बरदार जहाज की असल ताकत इस पर मौजूद जंगी तैयारे होते हैं। USS अब्राहम लिंकन पर FA-18 सुपर हॉर्नेट और F-35C लाइटनिंग II जैसे स्टेलिथ जंगी तैयारे, हेलीकॉप्टर और ड्रोन मौजूद हैं। ये न सिर्फ दुश्मन पर हमला करते हैं बल्कि जहाज का दिफा भी करते हैं। जंग के दौरान तैयारा बरदार जहाज समंदर में एक जगह साकिन नहीं रहता, बल्कि तकरीबन 60 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हरकत करता रहता है। रियल टाइम सैटेलाइट नेटवर्क के बगैर इसका दुरुस्त मुकाम मालूम करना मुश्किल होता है। इत्तलात के मुताबिक USS अब्राहम लिंकन इस वक्त अरेबियन सी में ईरान के साहिल से कुछ फासले पर एक स्ट्रैटेजिक मुकाम पर मौजूद है। ओमान के शहर सोहार में ड्रोन हमला, 2 हिंदुस्तानी शहरी हलाक, 11 जख्मी। ओमान के शहर सोहार में होने वाले ड्रोन हमले में 2 हिंदुस्तानी शहरी हलाक हो गए, जबकि 11 अफराद जख्मी हुए हैं। इत्तलात के मुताबिक जख्मियों में 10 हिंदुस्तानी शहरी शामिल हैं। हिंदुस्तान की वजारत खारजा ने बताया कि जख्मियों में से 5 अफराद इस वक्त ज़ेर इलाज हैं और किसी की हालत तशवीशनाक नहीं है, जबकि बाकी अफराद को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। हुक्काम के मुताबिक मुतासरीन को हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए मुतल्लिक़ा कंपनी और मुकामी हुक्काम से मुसलसल रब्ता रखा जा रहा है। हिंदुस्तानी वजारत खारजा के जॉइंट सेक्रेटरी खलीज डिवीजन असीम महाजन ने बताया कि मगरबी एशिया में जारी जंग के आगाज़ के बाद अब तक तकरीबन 1.5 लाख भारतीय शहरी अपने वतन वापस लौट चुके हैं। ताहम उन्होंने सोहार में होने वाले ड्रोन हमले की मुकम्मल तफसीलात फराहम नहीं की। ओमानी खबरसां एजेंसी के मुताबिक सोहार में 2 ड्रोन हमले हुए हैं, जिनमें से एक ऑल एवी इंडस्ट्रियल जोन को निशाना बनाया गया। इस सनती इलाके में काम करने वाले तारिकीन वतन में 2 अफराद हलाक हुए। इस ताज़ा वाक़े के बाद मगरबी एशिया की हालिया कशीदगी में हलाक होने वाले हिंदुस्तानी शहरियों की तादाद 5 हो गई है। ओमान में इस नवीयत का यह पहला वाक़या है। इससे पहले मर्चेंट बहरी जहाज़ों पर होने वाले हमलों में 3 भारतीय शहरी हलाक हो चुके थे। ईरान इसराइल कशीदगी, हिंदुस्तान में फंसे गैर मुल्की शहरियों को राहत, वीज़ा में 30 दिन की तोसी। ईरान और अमेरिका इसराइल जंग की वजह से हर कोई परेशान है। इस जंग का असर अब आम लोगों पर भी पड़ने लगा है। वहीं दूसरी जानिब अब भी हज़ारों की तादाद में लोग दूसरे ममालिक में फंसे हुए हैं। जंग की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए हिंदुस्तानी हुकूमत की जानिब से भी बड़ा कदम उठाया गया है, जो हिंदुस्तान में फंसे खलीजी ममालिक के लोगों के लिए राहत बख्श रहने वाला है। हिंदुस्तान इन गैर मुल्की शहरियों को 30 दिन की वीज़ा तोसी देगा और यह ज़्यादा क़याम पर लगने वाला जुर्माना मुआफ़ कर देगा, जो ईरान और अमेरिका इसराइल जंग की वजह से मुल्क में फंस गए हैं। दुबई में हिंदुस्तानी सिफारत खाने ने ऐलान किया है कि ये इमदादी इक़दामात इन मुसाफिरों की मदद के लिए शुरू किए जा रहे हैं, जो खलीजी खित्ते में जारी तनाज़े की वजह से हिंदुस्तान से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तेल की किल्लत से बचने के लिए दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के इक़दामात, बांग्लादेश में एयर कंडीशनर का इस्तेमाल कम करने, लाइट्स जल्द बंद करने और पाकिस्तान में वर्क फ्राम होम की हिदायत। ईरान में जंग की शिद्दत अख्तियार करने की वजह से अपना हरमुज़ बंद हो गई है, जो दुनिया में तकरीबन 20% आलमी तेल की तरसील का अहम रास्ता है। इस रास्ते से जहाज़ों का सफ़र करना गोया मौत को दावत देने के मुतरादिफ हो गया है, क्योंकि किसी भी लम्हे किसी खतरे के पेश आने का खदशा है और जहाज़ों पर हमले का अंदेशा बरकरार है। दूसरी तरफ तेल की कीमतों को काबू में रखने के लिए अमेरिका पहले ही ऐलान कर चुका है कि वो 172 मिलियन बैरल तेल जारी करेगा।
ملے گا۔ اس کے ساتھ ہی بین الاقوامی توانائی ایجنسی یعنی IEA کے تعاون سے اس مقدار کو بڑھا کر 400 ملین بیرل تک لے جانے کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے باوجود تیل کی قیمتیں قابو میں نہیں آ رہی ہیں، جس کی وجہ سے دنیا کے مختلف ممالک توانائی کے بحران سے نکلنے کے لیے مختلف اقدامات کر رہے ہیں۔ اب تک امریکہ دنیا کے ممالک کو روس سے تیل خریدنے سے منع کرتا رہا تھا، مگر اب اس نے اپنے موقف میں نرمی دکھائی ہے اور کچھ مقدار میں روس سے تیل خریدنے کی اجازت دینے کے لیے قواعد میں نرمی کی ہے۔ آسٹریلیا نے اپنے ذخائر سے 762 ملین لیٹر پیٹرول اور ڈیزل عوام کے لیے جاری کیا ہے۔ اس سے امید کی جا رہی ہے کہ دیہی علاقوں میں تیل کی قلت پر قابو پایا جا سکے گا۔ اس کے علاوہ ایندھن کے معیار کے ضوابط میں بھی نرمی کی گئی ہے۔ بھارت میں پہلے ہی پیٹرول، ڈیزل اور گیس کو بلیک مارکیٹ میں جانے سے روکنے کے لیے ضروری اشیاء کے قانون کو نافذ کیا گیا ہے۔ کھانا پکانے کے ایندھن کے لیے باقاعدہ کوٹے کے تحت جاری کیے جانے والے مٹی کے تیل یعنی کیروسین کے علاوہ مزید 48,000 کلو لیٹر ریاستوں کو فراہم کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی مہمان نوازی اور ریسٹورنٹ کے شعبوں کو بایو ماس، کوئلہ اور دیگر متبادل ایندھن استعمال کرنے کی 1 مہینے تک اجازت دینے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ بنگلہ دیش کی حکومت نے عوام کو ہدایت دی ہے کہ ایئر کنڈیشنر کا استعمال کم کریں اور لائٹس جلد بند کریں۔ اس کے علاوہ غیر ضروری سفر کم کرنے کا بھی مشورہ دیا گیا ہے۔ پاکستان نے بھی اقدامات کرتے ہوئے اسکول بند کرنے اور ورک فرام ہوم کی اجازت دینے جیسے فیصلے کیے ہیں۔ تلنگانہ میں 1 کروڑ 29 لاکھ LPG گھریلو صارفین کو سربراہی میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ چیف سیکرٹری رام کرشنا راؤ نے اعلیٰ سطحی اجلاس میں تلنگانہ میں LPG کی طلب اور سربراہی کا جائزہ لیا۔ انہوں نے ریاست کے 1 کروڑ 29 لاکھ صارفین کو بلا وقفہ LPG سلنڈرز کی سربراہی کا تیقن دیا۔ چیف سیکرٹری نے آئل کمپنیوں اور سول سپلائز ڈپارٹمنٹ کے عہدیداروں کے ساتھ سیکریٹریٹ میں اجلاس منعقد کرتے ہوئے ملک کے مختلف علاقوں میں LPG بحران کے تلنگانہ پر اثرات کا جائزہ لیا۔ رام کرشنا راؤ نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ سلنڈرز کی بلیک مارکیٹنگ کو روکنے کے لیے چوکسی اختیار کریں اور ریاست بھر میں LPG کی بروقت سربراہی کو یقینی بنائیں۔ چیف سیکرٹری نے شہری اور دیہی علاقوں میں LPG سربراہی کا جائزہ لیا۔ انہوں نے اسٹاک کی برقراری اور سلنڈرز کے بروقت ٹرانسپورٹیشن کو یقینی بنانے کی ہدایت دی۔ انہوں نے کہا کہ آنے والے دنوں میں LPG طلب میں اضافے کا امکان ہے، لہٰذا عہدیداروں کو ابھی سے ایکشن پلان تیار کرنا چاہیے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ گھریلو صارفین کی سربراہی میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ رام کرشنا راؤ نے پولیس کے ذریعے LPG کی بلیک مارکیٹنگ کو روکنے کی ہدایت دی اور کہا کہ موجودہ حالات میں حکام کو چوکس رہنا چاہیے۔ تلنگانہ میں LPG گھریلو کنیکشن 1 کروڑ 29 لاکھ ہیں اور صارفین کی ضرورت کے مطابق سلنڈرز کی سربراہی کا موقف قائم ہے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ ہاسپٹل، سرکاری ہاسٹل اور دیگر سرکاری اداروں کو LPG کی مناسب سربراہی جاری ہے۔ تیل کمپنیوں کے عہدیداروں نے کہا کہ گھریلو صارفین کو LPG سربراہی کے سلسلے میں خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ عہدیداروں کے مطابق ریاست میں 810 ڈسٹریبیوٹر مراکز کے ذریعے سلنڈرز کی سربراہی جاری ہے۔ چیف سیکرٹری نے مارکیٹنگ کمپنیوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ سرکاری محکمہ جات کے ذریعے بہتر تال میل کو قائم رکھیں اور گھریلو صارفین کی سربراہی میں کوئی خلل نہ ہونے پائے۔ اجلاس میں HPCL، IOCL اور BPCL کمپنی کے نمائندوں اور کمشنر سول سپلائز اسٹیفن رویندرا نے شرکت کی۔ تلنگانہ کے 60 لاکھ افراد کو عنقریب ڈیجیٹل ہیلتھ کارڈز کی اجرائی، ریونت ریڈی نے کہا۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ حکومت 60 لاکھ افراد کا صحت سے متعلق ڈیٹا تیار کر رہی ہے اور انہیں جلد ہی ڈیجیٹل ہیلتھ کارڈ جاری کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ریاست کے 1 کروڑ 30 لاکھ خاندانوں کو لائف انشورنس کی فراہمی کا منصوبہ رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست میں غریبوں کو مفت طبی سہولتوں کی فراہمی کے لیے جاری سال آروگیہ شری اور چیف منسٹر ریلیف فنڈ کے تحت 1800 کروڑ خرچ کیے گئے۔ چیف منسٹر نے کہا کہ ہیلتھ ڈیٹا آروگیہ شری اسکیم کے گزشتہ 20 برسوں کے ریکارڈ کی بنیاد پر تیار کیا جا رہا ہے۔ حکومت کینسر کی روک تھام کے لیے بھی خصوصی توجہ مرکوز کر رہی ہے اور کینسر کے ماہر ڈاکٹر نوری دتاتریہ کو حکومت کا مشیر مقرر کیا گیا ہے۔ چیف منسٹر نے طبی اخراجات میں اضافے پر تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ عام آدمی کے لیے سستا علاج حاصل کرنا مشکل ہو چکا ہے۔ پرائیویٹ دواخانوں میں کام کرنے والے ڈاکٹرز کو ہر سال کم از کم 1 مہینہ سرکاری دواخانوں میں خدمات انجام دینے کا چیف منسٹر نے مشورہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر خواتین صحت مند ہو تو سارا خاندان صحت مند رہتا ہے۔ چیف منسٹر نے بتایا کہ عثمانی ہاسپٹل اور ٹیمز کی تعمیر کے لیے حکومت 10,000 کروڑ خرچ کر رہی ہے۔ چیف منسٹر نے کہا کہ ملک کی تقریباً 40% فارماسیوٹیکل اشیاء حیدرآباد میں تیار ہوتی ہے۔ کورونا کی 3 ویکسین حیدرآباد میں تیار کی گئی۔ چیف منسٹر نے بتایا کہ سرکاری اسکولوں میں طلباء کے لیے معیاری ناشتہ اور کھانے کے علاوہ ٹرانسپورٹ کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ ٹرانسپورٹ کی سہولت مفت یا 50% رعایت کے ساتھ جلد شروع کی جائے گی۔ اقلیتوں سے کیے گئے وعدے پورا کرے، اکبر اویسی کا ریونت ریڈی کو لیٹر ٹائم لائن جاری کرنے کا مطالبہ۔ تلنگانہ اسمبلی میں مجلس کے فلور لیڈر اکبر الدین اویسی نے چیف منسٹر ریونت ریڈی کو ایک لیٹر حوالے کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس کے منشور میں اقلیتوں سے کیے گئے وعدے 2 سال گزرنے کے باوجود ابھی تک پورے نہیں ہوئے ہیں۔ انہوں نے چیف منسٹر سے مطالبہ کیا ہے کہ اقلیتوں سے کیے گئے وعدوں کا احترام کرتے ہوئے انہیں مزید تاخیر کے بغیر عملی جامہ پہنایا جائے۔ جناب اکبر اویسی نے چیف منسٹر ریونت ریڈی اور ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا سے ملاقات کرتے ہوئے یہ لیٹر ان کے حوالے کیا۔ انہوں نے کہا کہ اقلیتی بہبود کے بجٹ کو 4,000 کروڑ روپے تک بڑھائے، اقلیتی سب پلان، بے روزگار اقلیتی نوجوانوں کے لیے قرض اسکیم اور عبدالکلام تحفہ تعلیم اسکیم جیسے وعدوں پر اب تک عمل نہیں ہوا۔ اکبر اویسی نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اقلیتوں سے کیے گئے وعدوں کو مزید تاخیر کے بغیر نافذ کیا جائے اور ان کی تکمیل کے لیے واضح ٹائم لائن جاری کی جائے۔
मेहदीपट्टनम इलाके में स्काई वॉक की तामीर, ट्रैफिक पाबंदियां। मेहदीपट्टनम रईतू बाजार और बस स्टैंड के पास स्काई वॉक की तामीर के पेश नजर ट्रैफिक पाबंदियां आयद की गई हैं। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक 14 और 15 मार्च की दरमियानी रात यानी हफ्ता रात 12 बजे से इतवार की सुबह 6 बजे तक ये पाबंदियां आयद रहेंगी। टोली चौकी, लंगर हाउस और अत्तापुर से नानाल नगर रीति बौली से होते हुए मासब टैंक की सिमत जाने वाली गाड़ियों को PVNR एक्सप्रेसवे पिल्लर नंबर 23 के पास मुखालिफ सिमत मोड़ दिया जाएगा। ये गाड़ियां पिल्लर नंबर 4 और 5 के पास दोबारा मामूल के रास्ते पर आ सकेंगी। इसी तरह मासब टैंक, NMDC, SDI हॉस्पिटल से रेती बौली, नानाल नगर की सिमत जाने वाली गाड़ियों का रुख PVNR एक्सप्रेसवे पिल्लर नंबर 2 और 3 अजीजिया मस्जिद के करीब मिराज कैफे के रास्ते दाएं जानिब मोड़ दिया जाएगा। इसके बाद ये गाड़ियां मेहदीपट्टनम पिल्लर नंबर 15 के पास दोबारा अपने रास्ते पर मामूल के मुताबिक आ सकेंगी। पुलिस ने ताउन की ख्वाहिश की है। तेलंगाना में 10th क्लास के एग्जाम्स का आगाज। तेलंगाना में SSC के सालाना एग्जाम्स का आज 14 मार्च से बाकायदा आगाज हो गया है, जो 16 अप्रैल तक जारी रहेंगे। रियासत भर में एग्जाम्स के सिलसिले में इंतजामिया की जानिब से सख्त इंतजाम किए गए हैं। हुक्काम ने वाज़ेह किया है कि एग्जाम शुरू होने के मुकर्ररा वक्त के बाद सिर्फ 5 मिनट की ताखिर यानी सुबह 9:35 तक ही तलबा को दाखिले की इजाज़त होगी। इसके बाद किसी भी तालिब इल्म को मरकज़ी इम्तिहान में दाखिल होने नहीं दिया जाएगा। तलबा को मशवरा दिया गया है कि वो किसी भी परेशानी से बचने के लिए इम्तिहानी मराकज़ पर कम अज़ कम 1 घंटा पहले पहुँच जाएँ। इस साल रियासत भर में कायम करदा 2676 इम्तिहानी मराकज़ पर मजमूई तौर पर 5,17,727 तलबा इम्तिहान दे रहे हैं, जिनमें 1,582 सरकारी और 1,094 प्राइवेट स्कूलों के मराकज़ शामिल हैं। आइंदा 3 बरसों में हर मुस्तहिक़ खानदान को इंदिरम्मा मकानात, श्रीनिवास रेड्डी ने कहा। वज़ीर हाउसिंग P श्रीनिवास रेड्डी ने दावा किया है कि आइंदा 3 बरसों में तमाम मुस्तहिक़ खानदानों को इंदिरम्मा हाउसिंग के तहत मकानात अलॉट किए जाएंगे। श्रीनिवास रेड्डी ने खम्भम जिले में हुकूमत के 99 रोज़ा तरक्याती मनसूबे के तहत मुख्तलिफ प्रोग्रामों में हिस्सा लिया और फलाही स्कीमात के इस्तेफ़ादा कुनंदगान में मंजूरी के मकतूब हवाले किए। उन्होंने कहा कि हुकूमत हर इलाके में तरक्की और फलाह और बहबूद की स्कीमात पर अमलावरी में संजीदा है। उन्होंने कहा कि अवामी हुकूमत की तश्कील को 2 साल 3 महीने मुकम्मल हो चुके हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इंतखाबी वादों की तकमील के अलावा कई नई फलाही स्कीमात को मुतारिफ किया है। शहरी और दही इलाकों में सड़कों की तामीर के जरिए इलाकों को एक दूसरे से मरबूत किया जा रहा है। श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि रियासत में जुमला 4.5 लाख इंदिरम्मा मकानात की तामीर का मंसूबा है। हुकूमत ने मुस्तहिक़ खानदानों में राशन कार्ड्स की इजराई अमल में लाई और बारीक चावल मुफ्त सरबराह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अप्रैल में इंदिरम्मा हाउसिंग के दूसरे मरहले के तहत मकानात मंजूर किए जाएंगे। श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि आइंदा 3 बरसों में कोई भी गरीब और मुस्तहिक़ खानदान इंदिरम्मा हाउसिंग से महरूम नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि 99 रोज़ा तरक्याती प्रोग्राम पर अमलावरी का मकसद फलाही और तरक्याती कामों पर अमलावरी का जायजा लेना है। इस प्रोग्राम के दौरान अवामी नुमाइंदे और ओहदेदार दूर दराज के इलाकों तक पहुंचकर स्कीमात का जायजा लेंगे। सरकारी महकमेजात में फाइलों की आजिलाना यकसोई पर तवज्जो दी जाएगी। ग्राम पंचायतों के लिए हुकूमत की जानिब से जारी करदा फंड्स का सही इस्तेमाल करते हुए तरक्याती कामों को अंजाम दिया जाएगा। श्रीनिवास रेड्डी ने जिले कलेक्टर और ओहदेदारों को हिदायत दी है कि तमाम महकमेजात को 99 रोज़ा तरक्याती मनसूबे में शामिल करें। हैदराबाद में बूझ लगे हुए ड्राई फ्रूट्स की फरोख्त, एक शख्स गिरफ्तार। हैदराबाद में गैर मियारी और बूझ लगे हुए ड्राई फ्रूट्स फरोख्त करने वाले एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने चार मीनार के इलाके में मौजूद जिम फूड्स गोदाम पर छापा मारा। वहां से 30 से ज्यादा डब्बों में रखे सड़े हुए ड्राई फ्रूट्स बरामद करके जब्त कर लिए गए, जिनमें खजूर भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक मनीष नामी ड्राई फ्रूट्स ताजिर बूझ लगे हुए खजूर, काजू और बादाम को मियारी जाहिर करके लोगों को फरोख्त कर रहा था। इस तरह लोगों की सेहत को खतरे में डालने के इल्जाम में इसे हिरासत में ले लिया गया। बादशाह हुक्म ने अवाम को खबरदार करते हुए कहा कि ड्राई फ्रूट्स खरीदते वक्त इनके मियार और हालात को अच्छी तरह चेक करें। इस वाक़े के बाद अवाम ने मुतालबा किया है कि मिलावटशुदा ग़िज़ाई अशिया के खिलाफ मज़ीद सख्त कार्रवाई की जाए। मूसा नदी की तरक्की का काम पूरी जिम्मेदारी से अंजाम देने हुकूमत की कोशिश। गोदावरी का 20 TMC पानी मूसा नदी में मुंतकिल करने का काम शुरू। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि हुकूमत मूसा नदी की तरक्की का काम पूरी जिम्मेदारी के साथ अंजाम देने की कोशिश कर रही है। उन्होंने बताया कि बैरूनी मुल्क कई नदियों का दौरा करके इनका मुताला किया गया है और अगर अब भी बड़े पैमाने पर इक़दाम ना किए गए तो आने वाली नस्लें हमें मुआफ़ नहीं करेंगी। वो मूसा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के ज़ेर एहतमाम मुनक्किदा मूसा इनवाइट्स प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे, जो मरी चन्ना रेड्डी ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर में मुनक्किद हुआ था। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 2 बरसों से माहिरीन और सरकारी ओहदेदारों के साथ इस मंसूबे के हर पहलू का तफसीली जायजा लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि निज़ाम हुक्मरानी और बरतानवी दौर में सिकंदराबाद शहर की तामीर की गई और मूसा और ईसा नदियों के सैलाब को काबू में रखने के लिए उस्मान सागर और हिमायत सागर तामीर किए गए। 100 साल पहले बनाए गए ये ज़खायर आज भी आवाम की प्यास बुझा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आलमी हालात और माहौलियाती तब्दीलियों को भी मद्देनजर रखना ज़रूरी है, मगर बाज़ लोग जो खुद को बड़ी जहानत का मालिक बताते हैं वही मूसा प्रोजेक्ट में रुकावट डालने की कोशिश कर रहे
रहे हैं। अगर हुकूमत से कोई गलती हो तो मशवरे और तजावीज़ दी जाएं, हुकूमत इन्हें कबूल करने के लिए तैयार है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मूसा और ईसा नदियों के संगम के मुकाम लंगर हाउस के करीब बापू घाट को सयाहती मरकज के तौर पर तरक्की दी जाएगी। हुकूमत ने कृष्णा और गोदावरी नदियों के पानी से आवाम की प्यास बुझाने की कोशिश की है। गोदावरी के 20 टीएमसी पानी को मूसा नदी में मुंतकिल करने के काम शुरू किए गए हैं और कोशिश की जा रही है कि मूसा नदी में मुसलसल 2.5 टीएमसी गोदावरी का पानी बहता रहे। बाकी 17.5 टीएमसी पानी के जरिए हैदराबाद के अवाम की पानी की ज़रूरत पूरी करने का मंसूबा है। महकमा आरटीसी में फिर हड़ताल के आसार। तेलंगाना में एक बार फिर महकमा आरटीसी में हड़ताल के आसार नजर आने लगे हैं। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यानी आरटीसी के मुलाजिमीन अपने देरीना मुतालबे के तहत आरटीसी को मुकम्मल तौर पर सरकारी महकमे में जम करने के मुतालबे के साथ हड़ताल की तैयारी कर रहे हैं। इस सिलसिले में मुलाजिमीन की मुश्तरका एक्शन कमेटी यानी जेएसी के कायदीन जल्द ही आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर नागी रेड्डी को हड़ताल की नोटिस देने का मंसूबा बना रहे हैं। मुलाजिमीन के अहम मुतालबात में आरटीसी को मुकम्मल सरकारी महकमा तस्लीम करते हुए मुलाजिमीन को सरकारी मुलाजिम का दर्जा देना शामिल है। इसके अलावा तवील अरसे से ज़ेर इल्तवा तनख्वाहों की नज़रसानी फौरी नाफिज करने, रिटायर्ड मुलाजिमीन को वाजिबुल अदा फ़वाइद और बकाया डीए जारी करने का भी मुतालबा किया जा रहा है। यूनियन के कायदीन का कहना है कि इदारे को मजबूत बनाने के लिए नई बसें मुतारिफ कराई जाएँ और मखलूआ जायदादों को जल्द अज जल्द पुर किया जाए। अगर हड़ताल शुरू हुई तो रियासत भर में ट्रांसपोर्ट निज़ाम मुतासर होने का खदशा है। खास तौर पर दही इलाकों के अवाम और तलबा को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। होटल में खाने की बिल के साथ गैस के इजाफी चार्जेस वसूल। कमर्शियल गैस सिलेंडरों की कमी मुल्क भर में होटलों के कारोबार पर शदीद असर डाल रही है। कई इलाकों में होटलें बंद हो चुकी है, जबकि बाज़ जगहों पर कीमतें बढ़ाकर कारोबार जारी रखा जा रहा है। इस पस मंजर में चेन्नई के एक होटल का बिल सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इसकी वजह यह है कि बिल में इडली और वड़ा के साथ साथ गैस का खर्च भी शामिल कर दिया गया है। होटल वालों का कहना है कि गैस की कमी की वजह से कीमतें बढ़ानी पड़ी है। इसी वजह से कई होटलों में बोर्ड लगाए गए हैं जिन पर सारिफिन से ताउन करने की अपील की जा रही है। गैर ज़रूरी गैस बुक ना करें, मरकजी हुकूमत की अपील। मगरबी एशिया में जारी तनाज़ात की वजह से ईंधन के बारे में खदशात पैदा होने के बावजूद मरकजी हुकूमत ने एक बार फिर वाज़ेह किया है कि मुल्क में एलपीजी की कोई कमी नहीं है। पेट्रोलियम महकमे की जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने कहा है कि गैस के बारे में घबराने की ज़रूरत नहीं है और मुल्क में एलपीजी की मुकामी पैदावार में 30% इजाफा हुआ है। उन्होंने बताया कि इस वक्त मुल्क में गैस की तलब में गैर मामूली फ़र्क नज़र आ रहा है और लोगों को मशवरा दिया गया है कि बगैर ज़रूरत सिर्फ खौफ या तशवीश की वजह से गैस सिलेंडर की बुकिंग ना करें। उन्होंने कहा कि जंग से पहले रोज़ाना तकरीबन 55.7 लाख सिलेंडर बुक होते थे, लेकिन अभी ये तादाद अचानक बढ़कर 75.7 लाख हो गई है। इससे जाहिर होता है कि लोग खदशात की वजह से ज़्यादा बुकिंग कर रहे हैं। हम आवाम से अपील करते हैं कि किसी भी किस्म की अफवाहें ना फैलाएं। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर खाम तेल की बात की जाए तो भारत के पास 258 मिलियन मैट्रिक टन रिफाइनिंग सलाहियत मौजूद है। मुल्क ने पेट्रोल और डीजल की पैदावार में खुद किफ़ालत हासिल कर ली है। मौजूदा हालात में दरामदात पर इन्हिसार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तमाम रिफाइनरीज 100% सलाहियत के साथ काम कर रही है, इसलिए फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। दूसरी तरफ हुकूमत बड़े शहरों में उन तिजारती सारिफिन के खदशात दूर करने की कोशिश कर रही है जो मुकम्मल तौर पर एलपीजी पर इन्हिसार करते हैं। जिन इलाकों में पीएनजी की सहूलत मौजूद है वहां गैस कनेक्शन के लिए मुकामी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन यानी सीजीडी से रब्ता करने का मशवरा दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि तमाम पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल पूरी तरह दस्तयाब है। इस वक्त सिर्फ एलपीजी के बारे में खदशात पैदा हो रहे हैं, लेकिन मुल्क भर के 25,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स में से किसी ने भी गैस की कमी की इत्तला नहीं दी। एनएचएआई ने भी दिया झटका, सालाना टोल पास कर दिया महंगा। 1 अप्रैल से नए उसूल नाफिज। मुख्तलिफ सामानों पर महंगाई की मार का दर्द बर्दाश्त करने वाले लोगों को अब एनएचएआई ने भी झटका दिया है। कौमी शाहराहों पर अक्सर सफ़र करने वाले गाड़ी ड्राइवरों के लिए 1 अप्रैल 2026 से सालाना टोल पास महंगा हो जाएगा। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी एनएचएआई ने सालाना पास फीस 3,000 रुपये से बढ़ाकर 3,075 रुपये करने का फैसला किया है। ये नई शरह माली साल 2026-27 के लिए नाफिजुल अमल होगी। ये पास उन प्राइवेट यानी गैर तिजारती गाड़ियों के लिए होता है जिनमें दुरुस्त और चालू फास्टैग लगा होता है। नए उसूल के मुताबिक 3,075 रुपये का ये पास 1 साल या 200 टोल क्रॉसिंग के लिए तक काबिल कबूल होगा। इनमें से जो भी पहले मुकम्मल होगा वही नाफिज होगा। यानी अगर आप टोल 200 बार क्रॉस करते हैं तो पास खत्म हो जाएगा, ख्वाह 1 साल पूरा ना हुआ हो। एनएचएआई ने तमाम टोल प्लाजों और मुतल्लिका हुक्काम को 1 अप्रैल 2026 से नई शरहों को नाफिज करने और मुसाफिरों और दीगर स्टेक होल्डर्स को मुतल्ला करने की हिदायत की है। हिंदुस्तान में बड़ा सियासी धमाका, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने की तहरीक पार्लियामेंट में पेश। अपोजिशन के 190 अरकान पार्लियामेंट ने किए दस्तखत। हिंदुस्तान की सियासी तारीख में एक सनसनीखेज पेशरफ्त सामने आई है। अपोजिशन जमातों ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को ओहदे से हटाने के मुतालबे के साथ पार्लियामेंट में मुआखज़े की करारदाद पेश की है। इस सिलसिले में तकरीबन 190 से ज़ायद अरकान पार्लियामेंट के दस्तखतों पर मुश्तमिल नोटिस आज लोकसभा और राज्यसभा में जमा कराया गया। इंडिया इत्तेहाद की जमातों ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नोटिस में 7 अहम इल्जामात आयद किए हैं। अपोजिशन का कहना है कि वो
हुक्मरान बीजेपी के हक में काम करते हुए आईनी ओहदे पर रहते हुए जानिबदाराना फैसले कर रहे हैं। खासतौर पर मगरबी बंगाल जैसे रियासतों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के नाम पर असल वोटरों के नाम फहरिस्त से हज़फ किए गए, जिससे एक मखसूस तबके को निशाना बनाया गया। मजीद ये भी इल्ज़ाम लगाया गया है कि वोटर लिस्ट और इंतखाबी अमल में मुबैना बेज़ाब्तियों की तहकीकात को जानबूझकर रोका जा रहा है। आईन हिंद के आर्टिकल 324(5) के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इसी तरीक़ेकार के तहत ओहदे से हटाया जा सकता है जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। इसके लिए लोकसभा में कम अज़ कम 100 और राज्यसभा में 50 अरकान पार्लियामेंट के दस्तखत ज़रूरी होते हैं। बताया जा रहा है कि अब तक लोकसभा के 130 और राज्यसभा के 63 अरकान इस नोटिस पर दस्तखत कर चुके हैं। अगर स्पीकर इस नोटिस को कबूल कर लेते हैं तो 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी इल्ज़ामात का जायजा लेगी। अगर इल्ज़ामात दुरुस्त साबित हुए तो दोनों ऐवानों में 2/3 अक्सरियत से करारदाद मंजूर होने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ओहदे से हटाया जा सकता है। दूसरी जानिब हुक्मरान बीजेपी ने अपोजिशन की इस मवाख़ज़े की करारदाद पर सख्त एतराज़ किया है। पार्टी का कहना है कि अपोजिशन आईनी इदारों को बदनाम करने की कोशिश कर रही है और पार्लियामेंट में अक्सरियत न होने के बावजूद महज सियासी फायदे के लिए ऐसा कदम उठाया गया है। सोने और चांदी की कीमतों में शदीद गिरावट। हिंदुस्तान के साराफा बाजारों में जुमे को सोने की कीमतों में तकरीबन 4% की गिरावट दर्ज हुई। चांदी की कीमत में 11,000 रुपये और सोने की कीमत में 2,000 रुपये की गिरावट आई। ऑल इंडिया साराफा एसोसिएशन ने बताया कि जुमे को दिल्ली में 99.9% खालिस 10 ग्राम सोना 1,63,200 रुपये में और 1 किलो चांदी 2,65,500 रुपये में फरोख्त हुई। डॉलर की कदर 92 रुपये के पार। हिंदुस्तान के जर्द मुबादला के बैन बैंकी बाजारों में जुमे को अमेरिकी डॉलर के मुकाबिल हिंदुस्तानी रुपया 20 पैसे गिरावट का शिकार रहा। बाजार की कुशादगी के वक्त डॉलर की कदर 92 रुपीज़ 33 पैसा थी, जबकि पस्त कदर 92 रुपीज़ 47 पैसा रही। तहम बाजार बंद होने तक डॉलर की कदर 92 रुपीज़ 45 पैसे पर मुस्तहकम हो गई। मस्जिद अक़सा में नमाज जुमा पर पाबंदी बरकरार। इसराइली ओहदेदारों ने कल मुसलसल कई हफ्तों की तरह एक बार फिर फ़लस्तीनी मुसलमानों को मस्जिद अक़सा में नमाज जुमा अदा करने से रोक दिया है। फ़लस्तीनी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के साथ जारी हालिया कशीदगी और जंगी सूरत हाल को जवाज़ बनाकर क़ाबिज़ इसराइली इंतज़ामिया ने मस्जिद अक़सा में इबादत गुजारों के दाखिले पर सख्त पाबंदी आयद कर रखी है। रिपोर्ट के मुताबिक मकबूजा बैतुल मुक़द्दस के कदीम शहर और मस्जिद अक़सा के गिरदो नवाह में इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस का कड़ा पहरा है, जहाँ जगह जगह रुकावटें खड़ी करके फ़लस्तीनियों की आमद-ओ-रफ़्त को महदूद कर दिया गया है। सेहूनी फोर्सेस की भारी निफरी ने न सिर्फ मस्जिद अक़सा बल्कि शहर के दीगर मुकामात पर भी नमाज जुमा की अदायगी की इजाज़त नहीं दी, जिसकी वजह से सैकड़ों फ़लस्तीनियों को गलियों और सड़कों पर नमाज अदा करनी पड़ी। यानी शाहिदीन का कहना है कि इसराइली फोर्सेस की जानिब से नौजवानों को खासतौर पर निशाना बनाया जा रहा है और इन्हें मस्जिद के करीब आने से सख्ती से रोका जा रहा है। कुवैत में ईद के लिए छुट्टियों का ऐलान। कुवैत में सिविल सर्विस कमीशन ने तमाम वजारतों और हुकूमत इदारों में छुट्टियों का ऐलान कर दिया। अगर रमज़ान 30 दिन का हुआ तो जुमेरात 19 मार्च से पीर तक होंगी और सरकारी काम मंगल 24 मार्च 2026 को दोबारा शुरू होगा। अगर रमज़ान 29 दिन चलता है तो जुमेरात 19 मार्च 2026 से इतवार तक छुट्टी होगी और सरकारी काम पीर 23 मार्च 2026 को दोबारा शुरू होगा। CSC ने मज़ीद कहा कि खुसूसी ऑपरेशनल ज़रूरियात के साथ एजेंसियों और इदारों की छुट्टियों का शेड्यूल इनके मजाज हुक्काम के जरिए तय किया जाएगा। अवामी मफाद के साथ हम आहंगी को यकीनी बनाया जाएगा। उम्मान ने सरकारी और निजी दोनों शोबों के मुलाजिमीन के लिए ईद उल फितर की छुट्टी का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया है। एक सरकारी ऐलान के मुताबिक 19 से 23 मार्च 2026 तक छुट्टी तय की गई है। हुक्काम ने तस्दीक की है कि छुट्टी की मुद्दत खत्म होने के बाद 24 मार्च को काम दोबारा शुरू हो जाएगा। ईद उल फितर जो कि रमज़ान अल मुबारक के मुक़द्दस महीने के इख्तिताम की निशानदही करता है, रिवायती तौर पर सुबह की खुसूसी दुआओं, ख़ानदान से मिलने, खैरात देने और त्यौहार के खाने के साथ मनाई जाती है। फल्कियाती तखमीनों से पता चलता है कि इस साल ज़्यादातर ममालिक में रमज़ान के 30 दिन मुकम्मल होने की उम्मीद है। हिज़्बुल्लाह ने कहा वो तवील जंग के लिए तैयार, इंशाअल्लाह इसराइली मैदान जंग में हैरान होंगे। नायब सरबराह नईम कासिम ने कहा। हिज़्बुल्लाह ने कहा कि वो एक तवील जंग के लिए तैयार है, जबकि इसराइल ने लेबनान के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने की धमकी दी है। लेबनान गुज़िश्ता हफ्ते मशरिक़ी वस्ता की जंग में उस वक्त शामिल हो गया जब हिज़्बुल्लाह ने अमेरिका और इसराइल के हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की हलाकत के बाद इसराइल पर हमले शुरू किए। हिज़्बुल्लाह के नायब सरबराह नईम कासिम ने जंग शुरू होने के बाद अपने दूसरे TV खिताब में कहा, हमने खुद को एक तवील तसादुम के लिए तैयार कर लिया है और इंशाअल्लाह इसराइली मैदान जंग में हैरान होंगे। उन्होंने कहा कि ये एक वजूदी जंग है, कोई महदूद या मामूली जंग नहीं। जुमे के रोज़ इसराइल ने दरियाए लिथिया पर वाक़े एक अहम पुल को तबाह कर दिया जो ज़रारिया और तीर फलस्ताई कस्बों के दरमियान वाक़ था। लेबनान की सरकारी खबररसा एजेंसी के मुताबिक ये दरिया जनूबी लेबनान को मशरक़ से मगरब तक तकसीम करता है। इसराइली फ़ौज ने बयान में कहा कि ये पुल हिज़्बुल्लाह के लिए शुमाली लेबनान से जनूबी लेबनान तक नक़्ल व हरकत का अहम रास्ता था ताकि वो अपनी ताकत बढ़ा सके और जंग की तैयारी कर सके। यह मशरक़ी वस्ता की जंग शुरू होने के बाद लेबनान के सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर पर इसराइल का पहला तस्लीम शुदा हमला है। इसराइली वज़ीर दिफ़ा इसराइल काट्स ने कहा कि ये तो सिर्फ आगाज़ है और लेबनान की हुकूमत और रियासत को हिज़्बुल्लाह के ज़ेर इस्तेमाल कौमी इंफ्रास्ट्रक्चर को पहुँचाने वाले नुकसान की भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि
لبنان کو علاقائی نقصان اٹھانا پڑے گا جب تک وہ حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے کے اپنے بنیادی وعدے کو پورا نہیں کرتا۔ ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے اور ہمارے اس YouTube چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے اس کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے۔